गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि हम लोग जनरल स्टडी के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टरों पर चर्चा कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला में हमारा जो आज का टॉपिक का विषय है मौर्य वंश यानी मौर्य डायनेस्टी के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण मौर्य वंश को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को मगध यानी महाजनपद काल के अंतर्गत मगध जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा महाजनपद जो उभर करके सामने आया मगध। तो मौर्य वंश का जो स्थापना अगर पूछा जाएगा तो मगध में ही मौर्य वंश ने जन्म लिया। और इस मगध में मौर्य वंश का जो संस्थापक कहलाया वो कहलाया चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कहलाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया। किसको हराया? घनानंद। घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का वो नहीं था कि घनानंद को ही हराऊं। इसके पीछे इनके गुरु चाणक्य का महत्वपूर्ण राजनीति कह सकते हो या एक हिसाब से नीति निर्माता कह सकते हो, क्योंकि चाणक्य को ही घनानंद ने अपने दरबार से बाहर का रास्ता दिखाया था। तभी चाणक्य ने बोला था एक दिन मैं तेरा जो एक घमंड है उसे मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है। तो जो मौर्य वंश है इसका जो टाइम पीरियड है टोटल वो 322 बीसी पूर्व से 185 बीसी पूर्व तक है। मौर्य वंश का टाइम पीरियड कभी नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले हम जिस राजा को पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 बीसी पूर्व से 298 बीसी पूर्व इनका टोटल समयकाल है। समयकाल इनका भी नहीं पूछा जाएगा, इंट के तौर पर याद रखना है। मौर्य वंश का प्रथम शासक यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और चंद्रगुप्त की मौर्य की पहचान सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस या एंडोकोटस से की थी। यानी विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकोट्स या एंड्रोकोट्स से की थी। ये दोनों ही नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है सेंड्रोकोट्स या एंडोकोटस नाम इनमें से किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। बात करें वहीं बौद्ध एवं जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताते हैं। मुद्रा राक्षस और ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त को शूद्र बताते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद करने की कोशिश करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या गुरु कह सकते हो चाणक्य था। और चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण किताब लिखी गई अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित है। जो किस पर आधारित? राजनीति पर। ठीक है। वो इकोनॉमिक नहीं। ठीक है। जो आप इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं उसके जनक तो एडम स्मिथ है। ये राजनीति पर लिखी गई किताब अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, जो 15 खंडों में विभक्त। इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। तो बताइए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के कितने खंड में विभक्त करके लिखा गया है? तो 15 खंडों में विभक्त, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी पूर्व में सिकंदर का एक सेनापति था शैल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी पूर्व में। और शैल्यूकस निकेटर यहाँ पे पराजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें काबुल, मकरान, कंधार व हेरात क्षेत्र मिलते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब शैल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं तो
चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल हो गया, मकरान हो गया, कंधार और हेरात 4 क्षेत्र मिलते हैं इसके बाद। और साथ में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलिना का विवाह किससे कराया इसके बाद? चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। और प्लूटार्क कहते हैं, विदेशी लेखक, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके एवज में 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए थे संधि के फलस्वरूप। तो याद रखिएगा कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलिना का विवाह किससे कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। एपियान्स ने सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। कुछ खास नहीं ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नेक्स्ट फैक्ट। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज ने मौर्य दरबार में रह करके इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। एक पॉइंट भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और किस दरबार में आया था? तो मौर्य साम्राज्य के दरबार में। और इसी मौर्य साम्राज्य के दरबार में रह करके इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और इसी इंडिका में इसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा है। और इस किताब में, इंडिका किताब में, पाटलिपुत्र का डिटेल से वर्णन दिया गया है। तो एक तो इंडिका नामक किताब किसने लिखा? और पाटलिपुत्र का अन्य नाम बताइए। पालीब्रोथा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। तो कई बार सवाल पूछ देता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर का नाम था पुष्यभूति। ध्यान से सुनेंगे। चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यभूति ने सौराष्ट्र गुजरात में सूरदर्शन झील का निर्माण कराया। तो बताइए गुजरात में सूरदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यभूति ने, जिसका पुनरुद्धार अशोक के गवर्नर तुषाप ने किया था। बाद में इसका सदृशन या पुनरुद्धार कह सकते हो, अशोक के गवर्नर तुषाप ने कराया था। याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। और जब उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली तब जाकर वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गए और वहाँ उन्होंने अपनी मृत्यु संलेखना विधि से त्याग दी। यानी इन्होंने अपना जीवन कैसे त्यागा? संलेखना विधि से। संलेखना विधि क्या होती है वो मैंने आप लोगों को जैन धर्म में पढ़ा रखा है। जब भूख प्यास जल अन्न सब त्याग दिया जाता है और तब जा करके अपना जीवन क्या कर देते हैं? वो त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपनी मृत्यु या अपनी जीवन लीला समाप्त की? तो संलेखना विधि से। ठीक है। और कहाँ? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में। और संस्कृत भाषा पर आधारित है, संस्कृत भाषा में। ठीक है। बिंदुसार नेक्स्ट है। बिंदुसार अगला शासक। बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 से 273 बीसी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा और इनका नाम मिलता है अमित्रकोटस या अमित्रघात नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो बताइए अमित्रकोटस या अमित्रघात नाम से इनमें से किस राजा को जाना जाता है? तो बिंदुसार को। ठीक है। बिंबिसार हमने कहाँ पढ़ा था? हर्यक वंश में। हर्यक वंश का संस्थापक था। यहाँ पे बिंदुसार है ये। ठीक है। तो बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रकोटस और अमित्रघात है। ठीक है। यहाँ पे घात तो होना चाहिए। हाँ मित्रों समय पर आती है। पुराणों में इनका नाम भद्रसार मिलता है।
किनका नाम? बिंदुसार का। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन किसका नाम था प्राचीन भारतीय इतिहास में? बिंदुसार का। ये पॉइंट एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है। और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा थी। ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिंदुसार के दरबार में सीरियाई नरेश एंटियोकस आया और अपना राजदूत डाइमेकस भेजा। यानी बिंदुसार के दरबार में सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस भेजा, जिसमें बिंदुसार ने तीन चीज़ों की मांग की। जिसमें बिंदुसार ने कितनी चीज़ों की मांग की? तीन चीज़ों की मांग की। यहाँ पे याद कर लीजिएगा। इनमें से तीन चीज़ें कौन कौन सी है? मीठी मदिरा, अंजीर व यूनानी दार्शनिक की मांग की। ठीक है। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डायनेशियस नामक राजदूत भेजा। तो डायनेशियस नामक राजदूत किस शासक सॉरी मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डायनेशियस नामक राजदूत भेजा था। याद कर लीजिए इसे भी। बिंदुसार के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, जिसमें से या जिसका दमन करने के लिए अशोक व सुसीम ने किया। और सुसीम इनका बड़ा पुत्र था। दिव्योदान के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगल वत्स से प्रभावित थे। अब हम महत्वपूर्ण राजा अशोक महान सम्राट के बारे में पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का टोटल टाइम पीरियड बताया जाता है। ठीक है। अशोक ने 273 बीसी पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन राज्य अभिषेक 4 वर्ष बाद 269 बीसी में हुआ। यानी अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 269 बीसी पूर्व में हुआ था। याद कर लीजिएगा। अशोक की माता का नाम शुभधांगी या धम्मा मिलता है। तो बताइए अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? धम्मा या शुभद्रांगी। वही इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में, किस अभिलेख में? कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारवकी का नाम मिलता है। तो अशोक की रानी कारवकी का नाम किस अभिलेख में मिलता है? इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है, और जिसका पुत्र तीवर था। अशोक की पहली पत्नी महादेवी थी, जिसकी दो संतान, एक का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम संघमित्रा थी, जिन्हें अशोक ने अपने जीवन काल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। एक तो यहाँ पे ऐसा सवाल पूछता है कि मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस शासक ने काम किया था? तो अशोक ने। दूसरा प्रश्न, अशोक ने अपने किन दो पुत्रों या किन दो संतानों को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के लिए? महेंद्र व संघमित्रा को। गद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का। और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, मात्र 8वें वर्ष यानी 261 बीसी पूर्व, कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशल पर विजय प्राप्ति किया। और इस कलिंग पर जब उन्होंने युद्ध किया या आक्रमण किया, उसके बाद कलिंग विजय के बाद इन्होंने युद्ध नीति त्याग दी। उसके बाद इन्होंने धम्म नीति को अपनाया। किस नीति को अपनाया? धम्म नीति को अपनाया।
और इसका जिक्र इन्होंने 13वें शिलालेख में किया है। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के कौनसवें अभिलेख में मिलता है? तो 13वें। और जो कलिंग पड़ता है ये उड़ीसा में, ठीक है। सर्वप्रथम कर्नाटक के मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। बताइए सर्वप्रथम किस राज्य के मास्की अभिलेख में अशोक नाम पढ़ा गया? कर्नाटक के मास्की अभिलेख में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गुर्जरा, नेतूर व उड़ेगोला अभिलेख में भी अशोक का नाम मिलता है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है मित्रों, किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेतूर हो गया और उड़ेगोलन हो गया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए 4 गुफाएं बनवाई, जिनका नाम सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी व चौपार था। तो बताइए अशोक ने आजीवक संप्रदायों के लिए कितनी गुफाएं बनवाई थी? 4। उनका नाम है सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी व चौपार गुफा। ठीक। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र शासक अशोक का पुत्र जालौक था और अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर का राजा कौन था या स्वतंत्र राजा कौन था? जालौक। और ये जालौक कोई और नहीं, अशोक का ही पुत्र था। अशोक को देवना प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा जिसने दी थी उनका नाम है उपगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उपगुप्त इनमें से कौन था? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला। अशोक की राजभाषा पाली व लिपि थी इनकी ब्राह्मी। ठीक है। अशोक के अभिलेख व शिलालेख और स्तंभलेख पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल बार बार एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा अशोक के अभिलेख व शिलालेख व स्तंभलेखों के बारे में पॉइंट। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन जिस महान शासक ने किया वो था अशोक। अशोक के 14 शिलालेख व 7 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। तो बताइए अशोक के कितने शिलालेख मिले हैं? 14 और 7 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख पत्थरों बड़े बड़े और शिलालेख पत्थरों पर। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 में पादरिटी पेंथेलर ने की थी। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने और कब की थी? 1750 में पादरिटी पेंथेलर ने की थी अशोक के शिलालेखों की खोज। लेकिन इनके शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है। और इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ। अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के अभिलेख में। वहीं पाकिस्तान से मिले अभिलेखों पर खरोष्ट लिपि का, भारत के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का। तो इस तरह से अशोक के अभिलेखों में हमें ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी व ब्राह्मी 4 लिपियों का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा का उल्लेख मिलता है। साथ साथ 2 विदेशी राजाओं के नाम भी यहाँ पे मिलते हैं 13वें शिलालेख में। ठीक है। महत्वपूर्ण है 13वें शिलालेख। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों का नाम मिलता है। दक्षिण भारत के राज्य चोल, पांड्य, केरल पुत्र व शातीय पुत्र व ताम्रपर्णी मिलता है। इन राज्यों का नाम मिलता है अशोक के दूसरे शिलालेख में। तो पूछा जा सकता है चोल, पांड्य, केरल पुत्र, शात्य पुत्र राज्यों का नाम
अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो दूसरे शिलालेख में। इज दैट क्लियर? अशोक के चौथे शिलालेख में मित्रों धम्म घोष की घोषणा की चर्चा की गई है। अशोक की धम्म घोष की घोषणा कौन से शिलालेख में? तो चौथे में, फोर्थ नंबर पे। वही इस धम्म नीति की व्याख्या डिटेल से 11वें शिलालेख में किया गया है। दोनों प्रश्न पूछने का और अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछता भी है आयोग। घोषणा चौथे में, लेकिन धम्म की जो डिटेल से व्याख्या की गई है वो 11वें में। 5वें शिलालेख में अपने शासन के दौरान 14वें वर्ष धर्म महामात्यों की नियुक्ति की है। ठीक है, महामात्यों की नियुक्ति की बात की गई है। कंधार अफगानिस्तान से अशोक का सार ए कुणा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो अफगानिस्तान से अशोक का सार ए कुणा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो और आप लोगों को एक बात याद रखना है यहाँ पे कि कौन से जो लिपि था वो कौन सी लिपि थी वो मैं आप लोगों को अभी बता भी चुका हूँ, ग्रीक व अरमाइक। इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है, क्योंकि कारवा के था नहीं था पत्नी का नाम, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में लाया था बाद में अपने शासनकाल में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख नेपाल का है, जिसका नाम है रुम्मनदेही स्तंभ लेख, जिसमें बलि नामक कर समाप्त की घोषणा की है अशोक ने, और भू राजस्व की दर 1/8 करने की घोषणा की है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुम्मनदेही अभिलेख या स्तंभ लेख कहाँ है? नेपाल। और इसमें बलि नामक कर समाप्त की घोषणा और भू राजस्व यानी टैक्स की दर 1/8 करने की घोषणा की गई है इस स्तंभ लेख में। दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। तो दिल्ली मेरठ हो गया, और दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख ठीक अशोक के, उसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ लाया? दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक का जब हम दिल्ली शासनकाल पहुंचेंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे फिर से। लोहड़िया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है, जिसमें मयूर का चित्र बना है। एक सवाल पूछा गया था यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है कि बताइए अशोक के किस स्तंभ लेख में मयूर का चित्र बना है? तो लोहड़िया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा स्तंभ लेख में 2 स्तंभ मिलते हैं, जिसमें एक के शीर्ष पर सिंह आकृति वो दूसरे के शीर्ष पर वृषभ आकृति मिलता है रामपुरवा स्तंभ लेख में। ओके, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब हम अशोक के उत्तराधिकारी पे चर्चा करते हैं। इस पे अशोक के उत्तराधिकारी आज हम इसको समाप्ति करेंगे। अशोक के बाद मगध का शासक उसका पुत्र कुणाल बना। कुणाल के पुत्र दशरथ ने बराबर पहाड़ियों पर नागराजुनी गुफा आजीवक साधकों को दान की। इससे पहले अशोक ने अपने शासनकाल में 4 गुफाएं बनाई थी आजीवक संप्रदायों के लिए या साधुओं के लिए। दशरथ ने अपने दादा अशोक की तरह दीवाना प्रिय या देवानाथ प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। अशोक के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य संप्रीति था, जिसने जैन धर्म अपनाया था और कर्नाटक जाकर के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राणों की त्याग किया। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी हत्या ली थी बाद में। फिर हम शुंग वंश जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे तो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक का नाम बताइए? तो बृहद्रथ था। अब मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पे एक नज़र हम डालते हैं। मौर्य का प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, यानी राज्य के 7 अंग होना चाहिए था। तो कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सप्तांग सिद्धांत।
और अर्थशास्त्र में प्रशासनिक अधिकारियों को तीर्थ या अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तीर्थ या अमात्य शब्द मिलता है। और अधिकारियों या अमात्य या तीर्थों की संख्या कितनी होनी चाहिए कहा था? 18। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा था? 5 प्रांतों में बटा था, जिसे चक्र कहा जाता था। और इस चक्र के शासक को कुमार कहते थे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक के साम्राज्य 5 कितने प्रांतों में बटा था? 5, और जिसे चक्र कहा जाता था। सम्राट के राजकाज में सहायता प्रदान करने के लिए 12, 16 या फिर 20 सदस्यों की मंत्रिपरिषद होती थी सम्राट के राजकाज में सहायता प्रदान करने के लिए। प्रत्येक प्रांत या चक्र जो मंडलों या देशों में विभक्त थे, जिसका अधिकारी महामात्य होता था। प्रत्येक मंडल या देश जो विषय या जिलों में विभक्त था, यानी मंडल किस में विभक्त था? विषय में या जिलों में विभक्त था, जिसका अधिकारी राज्य होता था। इम्पोर्टेंट है, विषय या जिलों का अधिकारी कौन होता था? तो एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इसका अधिकारी राज्य होता था। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक जिले में जहाँ पे स्थानिक द्रोणमुख, खारवाटिका व संग्रहकर्ता होते थे। प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुप्त पुरुष और गुप्तचर दो प्रकार की, एक स्थायी गुप्तचर और एक संचारी यानी भ्रमणकारी गुप्तचर होते थे। इम्पोर्टेंट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में गुप्तचर को किस नाम से जाना गया है? गुप्त पुरुष नाम से। वहीं संनिधात्रा या सन्निधाता वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष होता था। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सन्निधाता किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो कोषाध्यक्ष या वित्त मंत्री के लिए। जबकि समाहर्ता राजस्व व्यवस्था का प्रधान होता था। यहाँ पे सन्निधाता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज ने मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा, जबकि लक्षणाध्यक्ष या स्वर्ण टकसाल का अधिकारी होता था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लक्षणाध्यक्ष इनमें से क्या होता था? तो टकसाल का अधिकारी होता था। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के ढोने का काम या ढालने का काम किया जाता है, ठीक है। वही मेगास्थनी ने मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। जिले में राजस्व वसूली का कार्य युक्तक नामक अधिकारी करता था और कर्मांतक उद्योगों का नियंत्रण अधिकारी होता था। कर्मांतक कौन होता था? उद्योगों का नियंत्रक अधिकारी होता था, याद कर लीजिएगा कर्मांतक। वहीं युक्तक कौन होता था? राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। कंटक शोधन एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था। कंटक शोधन क्या था? मौर्य साम्राज्य में एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय। जबकि धर्मस्थलीय दीवानी न्यायालय होता था। धर्मस्थलीय क्या होता था? दीवानी न्यायालय होता था। कंटक शोधक का न्यायाधीश प्रदेष्टा होता था। जो एक कंटक शोधन है या कंटक शोधक है, इसका न्यायाधीश कौन होता था? प्रदेष्टा होता था। मौर्य साम्राज्य में कर प्रणाली, सीता जो था वो राजकीय भूमि से लिया जाने वाला कर था। विष्टि एक प्रकार की बेगार यानी बेरोजगारी कर थी। हिरण्य नगद के रूप में लिया जाने वाला। बलि धार्मिक भेंट था, कर था। भाग जो था निजी भूमि से लिया जाने वाला टैक्स था। सबसे इंपॉर्टेंट सीता और विष्टि। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया और उनके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। उनके अनुसार भारत में दास प्रथा भी नहीं थी, बिल्कुल थी। मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई योजन व सबसे छोटी इकाई परमाणु थी और तोल का सबसे बड़ा बांट कुंभ था। कुंभ क्या था? तोल का सबसे बड़ा बांट होता था। रूपजीवा स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को कहा जाता था। रूपजीवा पूछा जाएगा तो रूपजीवा स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को कहा जाता था।
मौर्य साम्राज्य में। मौर्य काल में चांदी का सिक्का को पण या कारशापन कहा जाता था, जबकि काकणी या माशक तांबे के सिक्के थे। सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था। यहाँ से एग्जाम में क्या सवाल पूछता है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना गया था, या किस नाम से जाना जाता था, पण या कारशापन। वहीं सिक्कों की जांच के लिए अधिकारी कौन होता था, रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था। काकणी व माशक तांबे के सिक्के होते थे। वहीं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। इम्पोर्टेंट, सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सारनाथ का स्तूप, जिसे धम्मेक का स्तूप कहा जाता है, यह सम्राट अशोक ने ही बनाया था, इसे सारनाथ का स्तूप भी। मौर्य काल में सोपारा व ताम्रलिप्ति नामक दो बंदरगाह थे। सोपारा महाराष्ट्र में, ठीक है, और ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये दो बंदरगाह थे, याद रखिएगा, सोपारा व ताम्रलिप्ति नामक दो बंदरगाह मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य काल में। तो मित्रों, ये था शॉर्ट नोट्स हमारा मौर्य वंश से संबंधित। जितने भी इम्पोर्टेंट हमने फैक्ट थे या फिर जितने भी मौर्य साम्राज्य के टॉपिक थे, उसे हमने वन शॉट में कवर करने की पूरी कोशिश की है। कल हम मौर्योत्तर काल में देशी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, शुंग, आंध्र, सातवाहन, इनके बारे में कल वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर परसों हम विदेशी आक्रमणकारी में हिंदू यवन के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक। फिर हम गुप्त काल में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। आप सकुशल होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे होंगे। जनरल स्टडी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल, जिसके अंतर्गत हम आज देशी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश, आंध्र सातवाहन वंश, फिर चेदी वंश। इसी श्रृंखला में आज हम विदेशी शासन भी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम शक, पहलव, कुषाणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुंग वंश, सबसे पहले हम शुंग वंश की चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने मौर्य वंश पढ़ा, और मौर्य वंश जैसे हमने समाप्त किया, तो ठीक भारतीय इतिहास में मौर्य शासकों के बाद तुरंत शुंग वंश की स्थापना या शुंग वंश सत्ता में आ जाता है, लगभग 185 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, याद रखेंगे। शुंग वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को जाता है। यह एक ब्राह्मण वंश था, और प्रारंभ में शुंगों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। बाद में इन लोगों ने अपनी राजधानी विदिशा यानी दक्कन वाले रीजन में स्थानांतरित किया। अयोध्या अभिलेख से यह पता चलता है मित्रों हमें कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग ने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आप लोगों को मैंने अश्वमेध यज्ञ, विजय मेघ यज्ञ, राज यज्ञ क्या होते हैं, ये सारा मैंने आप लोगों को पहले एक, जो मैं आप लोगों को शुरुआत में जब जनरल स्टडी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे चर्चा किया है। वही बृहदहूत के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो आप लोगों का भरहुत स्तूप है मध्य प्रदेश का, उसका निर्माण किसने कराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था, और जिसकी खोज कणिंघम ने वर्तमान समय में की थी। फिर पुष्यमित्र के समय प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ भारत में, डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ। तो डेमेट्रियस ने किसके समय पे आक्रमण किया था, तो पुष्यमित्र शुंग के समय पे। और पुष्यमित्र ने यूनानी सेनापति मिनांडर को 2 बार पराजित किया था।
कितने बार पराजित किया था यूनानी सेनापति मिनांडर को? 2 बार। पुष्यमित्र के समय रामायण, महाभारत व मनुस्मृति की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथों में बताया जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश का राजा, ये बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया इसे। बात करें पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी अग्निमित्र का, तो अग्निमित्र का विवरण हमें कालिदास की महत्वपूर्ण नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलता है। तो किसने मालविकाग्निमित्र लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। और ये मालविकाग्निमित्र नाटक किससे संबंधित है? अग्निमित्र से संबंधित है, जो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था, इससे संबंधित। याद रखिएगा आप, महत्वपूर्ण है। शुंग वंश का 9वां शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में हिंदू यवन शासक ने हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था। तो हेलियोडोरस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था, याद रखेंगे। और जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया था, किसने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? भागवत धर्म ग्रहण किया था। और बेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भागवत धर्म की चर्चा किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो बेश नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ लेख में। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसु ने ही की। और फिर शुंग वंश के स्थान पे वसु ने कर्ण वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा? देवभूति करिएगा। और देवभूति की हत्या किसने की? इसी के मंत्री वसुदेव ने की थी। और फिर वसुदेव ने शुंग वंश के स्थान पे कर्ण वंश की स्थापना की। और कर्ण वंश का संस्थापक बता दिया मैंने। कर्ण वंश का अंतिम शासक आपको याद रखने हैं सुशर्मन। और सुशर्मन ने की हत्या सिमुक ने की। तो आपसे पूछा जाएगा कि कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। और सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सिमुक ने की थी। इज दैट क्लियर? एक एक चीज याद करते हुए जाना है। अब हम सिमुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और सिमुक कोई और नहीं, आंध्र सातवाहन वंश के स्थापना का श्रेय सिमुक को ही जाता है। किसको जाता है? सिमुक को। आंध्र सातवाहन की स्थापना सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था? याद रखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने किया था, ये इम्पोर्टेंट है। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी औरंगाबाद में प्रतिष्ठान नामक स्थान में स्थापित किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र सातवाहन की राजधानी इनमें से किस जगह थी? तो आप लोग करिएगा प्रतिष्ठान या पैटर्न, या पैटर्न जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। याद रखेंगे, ये दक्कन वाले, जो दक्कन ट्राइब या दक्कन का पठार आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उस वाले रीजन में सातवाहनों का उदय हुआ था। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्णराज राजा बना, जिसकी जानकारी हमें मित्रों नासिक अभिलेख से मिलती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी श्रृंखला में जब हम आगे जाते हैं तो इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम का पुत्र, यानी सातकर्णी प्रथम जो था वो कृष्णराज का पुत्र था, जिसकी जानकारी हमें पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रन सी नामक पुस्तक में मिलता है। आप लोगों, मैंने ये किताब जब मैं आप लोगों को ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी दी थी। क्या इस लेखक की पुष्टि हुई है? नहीं हुई है?
वो आप लोगों को याद रखना है कि इसका कोई लेखक मिला है या नहीं मिला है, और मिला है तो कौन है वो। तो सातकर्णी के बारे में जानकारी कौन देता है, याद रखिएगा। और सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे हमें यह पता चलता है मित्रों कि सातकर्णी ने ब्राह्मणों को भूमि का दान किया था। तो किसने आंध्र सातवाहन वंश में ब्राह्मणों को भूमि दान दिया था या किया था, वो कोई और नहीं, सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का एक अभिलेख मिला है, उससे हमें यह जानकारी मिलता है। और राजधानी सातकर्णी ने अमरावती बनाई थी। इज दैट क्लियर? सातवाहन शासक हॉल ने, सबसे महत्वपूर्ण याद रखना आप लोगों को हॉल के बारे में, हॉल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी। बताइए इनमें से गाथा सप्तशती नामक पुस्तक किस आंध्र शासक ने लिखा है? तो वो शासक हॉल ने है। सातवाहन शासक के दरबार में गुणाढ्य नामक विद्वान रहता था, जिसने वृहत कथा नामक पुस्तक लिखी है। तो क्या होता है ना, एग्जाम में आप लोगों से क्या पूछ देगा आयोग, एक साइड पूछेगा शासकों का नाम, या फिर एक साइड पूछ देगा आप लोगों को लेखकों के नाम, और लेखक पूछ देगा इस लेखक ने कौन सा किताब लिखा है, ठीक है, या फिर ये लेखक किस राजा के समकालीन था। ज्यादातर बार लेखक वर्सेस किताब पूछा जाता है। तो इसीलिए गुणाढ्य ने कौन सा किताब लिखा है? बृहत कथा। ओके। सातवाहन शासक का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इसी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक राजा शक राजा नहपान को पराजित किया था। इसके जस्ट बाद, जब मैं आंध्र सातवाहन खत्म करूंगा, उसी के बाद आप विदेशी शासन के अंदर शक राजा को पढ़ेंगे या शकों के बारे में पढ़ेंगे। तो शक राजा नहपान को पराजित किया था सातवाहन वंश के सबसे खतरनाक राजा गौतमी पुत्र या गौतम पुत्र सातकर्णी ने। बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में यह उल्लेख मिलता है मित्रों कि इसके विजयी घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया है, ठीक है, जिसकी पताका अपराजय है। मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी को पराजय करना बहुत मुश्किल था। वही महत्वपूर्ण राजा के बारे में आ रहा है रुद्रदामन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में है? गुजरात में। और रुद्रदामन का है ये जूनागढ़ अभिलेख। हमें यह पता चलता है रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था। कितने बार पराजित किया था? 2 बार, ठीक है। और रुद्रदामन कौन था? ये था आपका शक राजा। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या पता मिलता है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था। कितने बार? 2 बार। तो रुद्रदामन ने किसे पराजित किया था? पुलमावी को। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। सातवाहन दक्षिण भारत का प्रथम वंश जिसने ब्राह्मण धर्म अपनाया था। एकमात्र ऐसा वंश जिसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था दक्षिण भारत में। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। इसे भी आप याद रख सकते हैं।
ये कई बार पूछा भी जाता है। स से सातवाहन करिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। स से सातवाहन करिए, ठीक है। तो ये था आंध्र सातवाहन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने। अब हम कलिंग साम्राज्य चेदी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। चेदी वंश ज़्यादा कुछ खास वो नहीं, मतलब लंबा नहीं है। ये आपके सामने 2 मिनट में जैसे आए वैसे ही खत्म हो जाएगा। कलिंग साम्राज्य, मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के, जब मैं आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी कलिंग साम्राज्य के बारे में चर्चा किया था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल, ठीक है। मतलब कलिंग ये हुआ, ठीक है, याद रखना है, उड़ीसा के अंतर्गत। चेदी वंश का महान शासक कौन था? खारवेल, जिसकी जानकारी हमें उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित गुफा के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। तो यहाँ से 2 प्रश्न। एक तो चेदी एक कलिंग साम्राज्य में किस वंश का जन्म हुआ था? चेदी वंश का। एक दूसरा, चेदी वंश का महान शासक कौन? खारवेल, या खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का। तीसरी जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? तो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित, ठीक है। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवान था। कौन था? महामेघवान था। खारवेल ने मगध जीतकर 3 तीर्थंकर की मूर्ति वापस कलिंग में स्थापित की थी अपने समय में खारवेल ने, ठीक है। तो अब हम विदेशी आक्रमणकारी के बारे में चर्चा करेंगे इसी समय काल के दौरान, ठीक है। तो विदेशी शासन काल के अंतर्गत भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी क्रमशः हिंदू यवन, सबसे पहले हिंदू यवन, फिर शक, यहाँ पे पहल्लव होना चाहिए मित्रों, सॉरी, पहल्लव व कुषाण थे। देखिए आपसे ना ये क्रम से लगाओ पूछ देता है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न 100% इम्पोर्टेंट है ये, कि मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम लगाइए। सबसे पहले हिंदू यवन, शक, पहलव और कुषाण। तो हिंदू यवन शासकों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंदू यवन शासक था डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस था हिंदू यवन शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक। और इसने आक्रमण भी किया भी कहाँ था? भारत के पश्चिम वाले रीजन में, उत्तर पश्चिम वाले रीजन में, पंजाब सिंध के बड़े भाग पर आक्रमण किया। और ये जो पंजाब ये वाला रीजन है और ये सिंध ये ऊपर वाला रीजन है, तो यहाँ पर आक्रमण करके इसके बड़े भाग पर क्या कर लिया था? इसने अधिकार कर लिया था। यहाँ तक कि पंजाब वाले रीजन में शाकल पर जब अधिकार किया तो अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से सवाल क्या पूछता है? डेमेट्रियस ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? शाकल को। वहीं मिनांडर हिंदू यवन का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? मिनांडर, और जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा लेकर बौद्ध ग्रंथ क्या किया था? ग्रहण किया था। तो यहाँ से 2 सवाल। एक तो हिंदू यवन का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर। और कौन सा हिंदू यवन शासक था जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा लेकर के बौद्ध ग्रंथ अपनाया था? मिनांडर ने। इसीलिए आप लोगों को जब मैं बौद्ध ग्रंथ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ की मैंने चर्चा की थी। और इसी मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर और नागसेन के मध्य जो प्रश्न उत्तर पर आधारित वाद विवाद होता है उसकी चर्चा है मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में। कई बार सवाल क्या पूछता है? मिनांडर व नागसेन के
जो वाद विवाद है वो किस बौद्ध ग्रंथ में, इस तरीके से। ठीक है। भारत में यूक्रेटाइटिस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था हेराक्लीज, जो दूसरा हिंदू यवन वंश से संबंधित था। तो हेराक्लीज किस वंश से संबंधित था? यूक्रेटाइटिस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। हिंदू यवनों ने सर्वप्रथम सिक्कों में डाई विधि से राजा का नाम और तिथि अंकित की और सोने के सिक्के जारी की थी। तो किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदू यवन के राजाओं ने एक डाई विधि से राजा का नाम लिखना और उस सिक्के में तिथि अंकित करना, किसने चलाए थे ये? तो हिंदू यवन राजाओं ने। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोने के सिक्के जारी किए थे। पर्याप्त मात्रा में नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है प्रथम सबसे ज़्यादा कुषाणों ने चलाए थे। किसी नाटक मंच में पर्दा लगाना यूनानियों की देन है। वहीं गांधार कला भारतीय यूनानी कला का एक अनोखा मिश्रण है, इस समय पे जो पनपा था। अब भारत में शक आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे हम। अब ये शक कहाँ से आए? सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है, शक मित्रों मध्य एशिया से आए थे, जो यूरोप का रीजन पड़ता है। ये एक घुमक्कर जाति थी। कैसी जाति थी शक? एक घुमक्कर जाति थी, और जो पशुओं को चराने के कारण इसे चरागाह जाति भी कहा जाता है। तो चरागाह की खोज में ये भारत आए थे, और इसीलिए इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। तो सीथियन, शक, चरागाह, घुमक्कर, ये सभी शकों के ही नाम हैं, शक वंश के ही नाम हैं, याद रखेंगे। शकों की 5 शाखाएं थी। निम्न में से शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आगे का याद भी नहीं रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ आप लोगों को याद रखना है शकों की कितनी शाखाएं? 5। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत में, और 5वीं शाखा दक्कन भारत में। तो इन वाले क्षेत्रों में राज किया था शकों के 5 शाखाओं ने। पहला अफगानिस्तान में, दूसरा पंजाब में, तीसरा मथुरा में, चौथी पश्चिम भारत में, और जो 5वीं और अंतिम वो किया था आपका दक्कन में। अफगानिस्तान शकों की राजधानी काबुल और पंजाब के शकों की राजधानी तक्षशिला थी। ये पूछता तो नहीं है। भारत का प्रथम शक शासक मोग था, यानी भारत का प्रथम जो शक शासक था वो था मोग, जो तक्षशिला शाखा का था। तक्षशिला मतलब पंजाब शाखा से था। तो भारत का प्रथम शक राजा कौन? मोग, जो पंजाब शाखा से संबंधित था। मोग के बाद एजेज प्रथम, वो एजेज द्वितीय शासक बने शक राजा पंजाब वाले रीजन में। पश्चिमी शक शाखा के 2 वंश हुए। जो पश्चिमी शक शाखा थे उनके 2 वंश, एक हुआ क्षत्रात्र और एक था कारधामक वंश। यहाँ पे क्षत्रात्र वंश का सबसे प्रतापी शासक नहपान था, जिसने महाक्षत्रपत व छत्रपत की उपाधि धारण की थी। तो नहपान कौन था? एक शक राजा था, याद रखिएगा। वहीं कारधामक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। कहा ना मैंने आप लोगों के, रुद्रदामन कौन था? एक शक राजा था, जो किस वंश से आता था? जिसका शासनकाल 130 से लेकर के 150 ईसा तक था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
रुद्रदामन का शासनकाल। वहीं मैं आप लोगों को बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ कि रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है या कौन सा है, तो गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, जो किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। और जो कारदामक वंश थी, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। बात करें जूनागढ़ लेक से जानकारी हमें क्या मिलती है। रुद्रदामन ने सौराष्ट्र स्थित सूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार अपने गवर्नर विशाख दत्त की देखरेख में कराया था। इसमें अशोक का नाम भी आता है, चंद्रगुप्त का नाम भी आता है। अब किसका नाम भी आ गया? रुद्रदामन का भी नाम आ गया है। तो सूरदर्शन झील कहाँ है, याद रखना है, ठीक है। और विशाखादत्त कौन था, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम पल्लव वंश या पार्थियन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। पल्लव वंश के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी कुछ नहीं मिलता है, यानी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, मतलब जानकारी तो बहुत मिलता है एग्जाम के परिदृश्य से। पार्थियन या पल्लव वंश कहाँ से आए थे? सबसे पहले ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से। और भारत में शासन करने वाला जो प्रथम पल्लव राजा था ना, उसका नाम था माउस। वो कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, हाँ, इसका नाम ही माउस था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पार्थियन वंश का, वो मिथोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? मिथोडोटस। सवाल यहाँ पे नहीं पूछता है, सवाल पूछता है यहाँ पर कि भारत में शासन करने वाला पहला पल्लव शासक कौन था करके। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक गोंडुफर्णिस था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो गोंडुफर्णिस ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो तक्षशिला। वहीं गोंडुफर्णिस के काल में इम्पोर्टेंट है, एक प्रसिद्ध ईसाई धर्म प्रचारक था मित्रों, जिनका नाम था सेंट थॉमस। ये भारत आया था और जिससे भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। तो भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है सेंट थॉमस को, ठीक है, जो गोंडोफर्नी के समय पे भारत आया था। अब हम आगे चलेंगे कुषाण वंश के बारे में चर्चा करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, पहलुओं के बाद ये क्रम चल रहा है। सबसे पहले हमने हिंदू पढ़ा, यूनानी, हिंदू यूनानी, इसके बाद हमने शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। यानी पहलुओं के बाद कुषाण आए भारत में, जो किस कबीले थे से संबंधित थे? यूची कबीले के थे ये। चीन में स्थित यूची कबीले के थे कुषाण वंश। कई बार यही सवाल पूछ देता है। जिस वंश या इस वंश का प्रथम राजा, यहाँ पे इस होना चाहिए था मित्रों, इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसस था। यानी भारत में कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? कुजुल कटफिसेस। वास्तविक संस्थापक नहीं था ये, संस्थापक कह सकते हो कुजुल कटफिसेस को। लेकिन भारत में वास्तविक संस्थापक था, वो था बिम कटफिसेस। कुषाण वंश का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कटफिसेस। ये सवाल बना है एग्जाम में, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय बिम कटफिसेस को ही जाता है, याद रखेंगे। बिम कटफिसेस के सिक्कों में शिव, नंदी व त्रिशूल के चित्र मिलते हैं। अब हम शकों में ही कुषाण में इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा पढ़ने जा रहे हैं, कनिष्क। तो कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से संबंधित था। एक पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा है कि जो कनिष्क था उसका टाइम पीरियड 78 से लेकर के 102 ईसा तक इसका समय काल था कनिष्क का।
तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, जिसकी पहली राजधानी पेशावर थी और वहीं दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई थी मथुरा। ठीक है, पहली राजधानी कहाँ थी? पेशावर। दूसरी राजधानी थी मथुरा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि 78 ईसा पर आता है और उसने जब अपना राज्यारोहण कराया तो एक संवत चलाया, शक संवत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। कब की थी? 78 ईसा में। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो भी महायान शाखा से। हीनयान और महायान दो बौद्ध धर्म की शाखा का डिवाइड कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। कनिष्क चीन पर आक्रमण करने वाला पहला भारतीय शासक था जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रित किया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही इसने असल में चीन पर आक्रमण किया था। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाला राजा बताइए? कनिष्क। कनिष्क के राजकवि हुआ करते थे अश्वघोष, और ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ में मैंने अश्वघोष के बारे में बताया भी था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की है। बुद्ध चरित के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अश्वघोष ने इसकी रचना की है। सौंदरानंद और सारीपुत्र, ठीक है, याद कर लीजिए। कनिष्क के राजवैद्य का नाम था चरक। इसी चरक ने चरक संहिता की रचना की है, जो चिकित्सा से संबंधित है यह किताब। ठीक है, चरक संहिता की रचना किसने की है? तो चरक ने की है, याद कर लीजिएगा। कनिष्क के काल में महान लेखक वसुमित्र था। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की है। तो महाविभाष सूत्र की रचना किसने की है? वसुमित्र ने। और इसी जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभाष सूत्र को बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष सूत्र को। अब क्यों न कहे कनिष्क महान, उस समय पे या उस समय के इतिहासकारों ने देखो कितने महत्वपूर्ण महान विद्वान लेखक इसके दरबार में रहे हैं। नागार्जुन भी कनिष्क का ही दरबारी विद्वान था, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की, जिसमें इन्होंने इसी माध्यमिक सूत्र की रचना में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए। सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें भारत का आइंस्टीन नाम दिया जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मित्रों, याद कर लीजिएगा। भारत का आइंस्टीन हो गया, सापेक्षता का सिद्धांत हो गया, माध्यमिक सूत्र की रचना के करने वाले कौन थे करके? संघरक्षक कनिष्क का पुरोहित था। संघाराम वास्तुकला कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो संघरक्षक पूछा जाएगा और संघाराम कौन था कर याद है। संघाराम वास्तुकला से संबंधित था और कनिष्क जो था, संघरक्षक जो था वो कनिष्क का पुरोहित था। कनिष्क के समय मूर्ति कला की दो शैलियों का विकास हुआ था। एक तो गांधार कला शैली और दूसरा था मथुरा मूर्ति कला शैली। तो बताइए किसके शासन काल में गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ था? तो कनिष्क के समय काल में। मथुरा कला शैली का विकास भी कनिष्क के समय ही हुआ था, जिसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। महान बुद्ध की प्रतिमा प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में मिलता है, लेकिन बुद्ध की जो मूर्ति एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या बहुत इस तरह मिलता है, वो है गांधार कला शैली में। मिला प्रथम मथुरा कला शैली में, लेकिन जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है गांधार कला शैली में ज़्यादा बनी है। और यह शैली हिंदू, जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा कला शैली कनिष्क के उत्तराधिकारी कहलाए वशिष्ठ, भूविष्ठ और अंतिम कुषाण शासक वसुदेव था। तो बताइए कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव था। कुषाणों को सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी जाता है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? कुषाणों को जाता है। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम कल वाले चैप्टर में मित्रों गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने देसी यानी मौर्योत्तर काल में देसी राजाओं के बारे में और विदेशी राजाओं के बारे में चर्चा किया। कल हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर हम उत्तर गुप्त साम्राज्य में जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, नहीं तो फिर अगर और फाइन लग जाऊंगा तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे कल आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।